अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। टेक्निकल एनालिसिस मास्टर क्लास एआई सीरीज़ मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि 100 से ज़्यादा ये लोग देखें, क्योंकि ये बहुत महंगा कोर्स जो है थाउजेंड ऑफ डॉलर्स का फ्री में देखने को मिलना और फ्री में वैल्यू नहीं होती। सेकंड, मेरा ये क्लेम है कि जो ये कोर्स है आप अपने 10 साल के बच्चे को भी दिखाएंगे या पढ़ाएंगे तो वो टेक्निकल एनालिसिस कर लेगा। टेक्निकल एनालिसिस ये नहीं होता कि उसको स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो या फॉरेक्स में भी आप यूज़ कर सकें। इवन कि मेरा ख्याल है हर बंदा एक टेक्निकल एनालिटिकर है। उसकी वजह ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने घर का सौदा भी लेना है तो आपको अपना पता होता है कि आपने ये चीज़ लेनी है, ये लेनी है, ये कम ले लें या इस दफ़ा ज़्यादा ले लें या इस दफ़ा ख़त्म होने वाली है या प्राइसेस बढ़ने वाली हैं या कम होने वाली। तो आपने अपना टेक्निकल एनालिसिस किया होता है। और इसी तरह ही आपने अपना बाइक्स वाले हैं जिन्होंने पेट्रोल डलवाना होता है कि बाइक बढ़ने वाली है, प्राइस कम होने वाली, तो उन्होंने अपना ऑटोमेटिकली हर बंदा एक टेक्निकल एनालिसिस्ट होता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि टेक्निकल एनालिसिस के आप जॉब्स जो हैं, ये नहीं है कि आपने सिर्फ पैसा लगा के स्टॉक में या फॉरेक्स में बहुत पैसा कमाना है, ऐसा नहीं है। आपके पास विदाउट पैसा, विदाउट कुछ भी नहीं है, फिर भी आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। अपवर्क, फाइवर पे अगर आप सर्च करेंगे टेक्निकल एनालिसिस तो बहुत अच्छी जॉब्स हैं और कम लोग हैं इसके अंदर, इसलिए ये करना चाहिए। सिग्नल प्रोवाइडर्स फॉरेक्स में या स्टॉक में कहीं पे भी सिग्नल्स जो प्रोवाइडर्स होते हैं वो आप प्रोवाइड करके वो पैसे कमा सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस एक बजाते खुद एक पूरी जॉब है, वो आप कर सकते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर बन सकते हैं। मैं खुद एक इन्वेस्टर हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा प्रमोटर करता हूँ। मैं कोई कोर्स बेचने वाला नहीं हूँ, सिखाना बेचना होता तो यूडेमी पे ये कोर्स मैं डालता तो मुझे बहुत अच्छी अर्निंग थी इसकी। लेकिन मुझे पता है कि प्रॉब्लम्स कहाँ हैं, मुझे खुद कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आए, क्या मसले मसाइल आए, तो इसलिए मैंने ये कोर्स डिज़ाइन किया और ऐसे डिज़ाइन किया कि हर बच्चा, हर बंदा ये सीख ले। इवन के जो 50-50 साल से मार्केट में हो गए उनको भी इन चीज़ों का नहीं पता। सिग्नल सेलर्स हैं, स्ट्रेटजी मैनेजर्स हैं, ये सब आप ये कोर्स पूरा आगे शुरू हो रहा है तो इसमें आप तो सबसे पहले जो हम जाएंगे वो है ऑसिलेटर्स। ऑसिलेटर्स जो हैं वो क्या होते हैं और उनकी अहमियत क्या है, कैसे वो काम करते हैं, क्या चीज़ है असल में ये। तो हम बड़ी ही बेसिक से शुरू करेंगे, बहुत ही बेसिक से। ऑसिलेटर्स बेसिकली आपने एक पेंडोलियम आपने देखा होगा, आपने घड़ी का जो घूमता फिरता है लेफ़्ट से राइट और राइट से लेफ़्ट, बेसिकली ऑसिलेटर्स यही होते हैं। वो क्या कि मुख्तलिफ ऑसिलेटर्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल RSI है, स्टॉकिस्ट है, CCI है, कम्युनिटी चैनल इंडेक्स है, ये सारे ऑसिलेटर्स हैं। ये लेफ़्ट टू राइट मींस अब हवा तेज़ चल रही है, अब हवा मार्केट की कम चल रही है, अब हवा ऊपर जा रही है, अब नीचे जा रही है। तो डिफरेंट ऑसिलेटर्स जो हैं वो डिफरेंट काम करते हैं। तो ये ऑसिलेटर्स की तारीफ़ है बेसिकली। टेक्निकल को थोड़ा सा और समझने के लिए ट्रेडिंग व्यू, इससे हमारा आगे वास्ता पड़ता ही रहेगा। ये एक बहुत बड़ी साइट है ट्रेडिंग के लिए। आप देख रहे होंगे स्टॉक है, क्रिप्टो है, फॉरेक्स है, फ्यूचर्स है, बॉन्ड्स है, कुछ भी है, सब में टेक्निकल चलता है। इसी तरह मैंने एक शेयर खोला है पाकिस्तान का, कोलगेट का। इसमें टेक्निकल के अंदर गया हूँ मैं, या आप भी जा सकते हैं ईज़िली। टेक्निकल आपको दिखा रहे हैं, ये समरी एक है, ये इसमें ये ऑसिलेटर्स जो हैं वो आपको नज़र आ रहा है। नेट न्यूट्रल है, बाई करना है, स्ट्रॉन्ग बाई है, क्या है। अच्छा, इसमें एक टाइम फ्रेम भी काफ़ी अहमियत हासिल करता है। 1 मिनट, 5 मिनट, उसमें देखने का 1 घंटे में क्या हुआ है, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कहाँ चल रहा है। ये एक बने बनाए हैं, लेकिन आपको समझ आनी चाहिए कि ये ऑसिलेटर्स क्या हैं। इनकी कोडिंग भी अलग होती है, लेकिन करने की ज़रूरत नहीं। ये बने बनाए जो ये सारे हैं, ये सारे ही मैंने कवर किए हैं तकरीबन सारे। ये 11 हैं तकरीबन, अगर आप देख रहे होंगे मैंने सारे 11 कवर किए हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट मूविंग एवरेजेस पे जाएंगे, वो अलग वीडियो में। लेकिन फ़िलहाल ये किसी को भी समझ नहीं, इवन के जो समझाने वाले हैं वीडियोस में ऑनलाइन, इंतहाई मुश्किल है। कोई पता नहीं क्या हो रहा है, ये क्या चीज़ है, क्या कहानी है। तो मैं इसको बहुत ही, मेरा दावा है कि आप एक अपने बच्चे को भी, छोटे को आप दिखाएंगे ना ये वीडियो, उसको भी समझ आ जाएगी ये क्या है। तो ये ऑसिलेटर्स आपको पता लग गया सबसे पहले कि ये मार्केट की मूविंग है
और उसमें डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं, ये स्ट्रेटजीज़ हैं कि जो बताती हैं कि मार्केट क्या मूव करने वाली है। अगर आपको समझ आ जाएगी तो आप इजीली मार्केट को ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, RSI। बड़ा कॉमन है, बड़ा एक आम तौर पे यूज़ होती है। राइट साइड पे जो तस्वीर है इसको आपने बड़ी गौर से देखना है कि मैंने क्यों लगाई है। ये इस तरह होता है कि मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको कि जो बंदे ताश खेलते हैं या रंग खेलते हैं, गेम समझें, आपका एक दोस्त जो है वो रंग में बैठा हो, गेम में बैठा हो, रंग एक गेम का नाम है ताश की, उसमें वो मुसलसल जीत रहा है, जीती जा रहा है और एक टाइम के बाद आपको समझ आएगी कि वो हारने वाला है। कब समझ आएगी? जब उसका स्कोर 70 से ऊपर हो जाएगा, 70 या 70 से ऊपर हो जाएगा, इसका मतलब है वो हार की तरफ जा सकता है। ठीक है, मोस्टली यानी कि यही चांस है कि वो हार की तरफ जाएगा। इसी तरह 30 का मतलब ये है कि जो आपका दोस्त मुसलसल हार रहा है, सारी गेम हार ही जा रहा है, उसका स्कोर एक 30 तक यानी कि कम आ गया, 30 के लेवल पे आ गया है, तो उसके बाद उसके जीत का लेवल शुरू हो सकता है। तो ये RSI स्ट्रेंथ इंडेक्स है। ये आपको समझने में इसलिए अब आसानी हो जाएगी कि आपको समझने के, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दोबारा शेयर दिखाता हूँ कोलगेट का। ये 39 है इस टाइम, और 39 किस वैल्यू पे है? 2 आवर्स की। अगर हम इसको 1 वीक पे कर देते हैं, 1 वीक देखें, अब ये 70 से ऊपर गया तो उसने कहा सेल कर दो, क्योंकि अब ये हारने की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको अब इसकी समझ आएगी कि ये RSI इंडेक्स क्या है। लेकिन अगर हम इसको 1 मंथ में जाते हैं तो फिर देखते हैं, फिर भी इसकी वैल्यू सेल में ही आ रही है कि अब इसको सेल करने का वक्त आ गया। ठीक है, 1 डे, ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, पहले भी बता दूँ। लॉन्ग टर्म के लिए आपको मोस्टली फंडामेंटल एनालिसिस हेल्प आउट करते हैं, लेकिन इसको हम नॉर्मली टेक्निकल जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब एक डे में जो 1 डे का जो प्लेयर है उसके लिए 48 इंडेक्स या न्यूट्रल है, बस। ठीक है, ना सेल है ना बाय है। तो ये 70 से 30 के दरमियान है। अगर 30 से नीचे होगा तो बाय करना है, अगर 70 से ऊपर होगा तो सेल करना है। तो ये RSI इंडेक्स है। होपफुली कि ये एक बहुत ही, अगर आप इसके मज़ारे मज़ीद जानना चाहते हैं तो इसको क्लिक करके आपको इसकी मज़ीद यानी कि यहाँ से समझ आएगी। लेकिन ये बहुत मुश्किल है, आम बंदा तो, मुझे तो खुद समझ नहीं आई ये क्या है क्या नहीं। तो बहरहाल ये आपको इस समझने में बहुत आसानी होगी। और चलते हैं अब नेक्स्ट जो है इंडिकेटर स्ट्रेटजी की तरफ। स्टैटिस्टिक ऑसिलेटर्स, ये राइट साइड पे तस्वीर आपको नज़र आ रही है, ये इसकी अक्कासी करती है कि आपने कभी देखा होगा कि रेस के एंड में जब कोई रनर लीड कर रहा होता है, हम ये सोचते हैं कि शायद वो जीत जाएगा, लेकिन कभी कभी वो रनर थक जाता है और दूसरे रनर्स उसको क्रॉस कर लेते हैं। स्टॉक मार्केट में स्टैटिस्टिक ऑसिलेटर इसी तरह काम करता है। ये देखता है कि किसी स्टॉक का करंट प्राइस उसके करंट हाई और लो प्राइस के कंपैरिजन में कहाँ है। ये गौर करने वाली बात है कि ये देखता है कि ये किसी स्टॉक का करंट प्राइस उसकी रीसेंट हाई और लो प्राइस के कंपैरिजन में कहाँ है। तो स्टैटिस्टिक ऑसिलेटर का स्केल जो है वो 0 से 100 होता है। अगर इसकी वैल्यू 80 से ऊपर होती है तो हम समझते हैं कि ये ओवरबाउट है, मतलब कि वो लीड कर रहा है लेकिन शायद वो जल्द ही थक जाएगा और प्राइस गिर जाएगी। अगर इसकी वैल्यू 20 से नीचे होती है तो हम समझते हैं कि स्टॉक ओवरसोल्ड है, मतलब कि वो रेस में पीछे तो है लेकिन वो शायद जल्दी रिकवर कर सकता है और प्राइस बढ़ सकती है। होपफुली ये समझ आ गया होगा, लेकिन ये याद रखें कि हमेशा ये सही नहीं होता। जैसे कि रेस में लीड करने वाला जीतता ही है, वैसे ही स्टॉक में ओवर बाउट करने वाला या ओवर सोल्ड कंडीशन में बंदा रह भी सकता है, जीत भी सकता है। तो ये एक इंडिकेटर, एक आपको थोड़ा सा स्ट्रेटजी आपको थोड़ी सी समझ आ सकती है इससे।
सोचिए कि आपने जंप लगाना शुरू कर दिए हैं। इसे इलास्टिक गेम का एक नाम दे देते हैं कि इलास्टिक की तरह आप बहुत ऊपर जा रहे हैं और या नीचे जा रहे हैं बहुत। जैसे तस्वीर से है कि आप जंप लगा रहे हैं, कभी बहुत ऊपर और कभी नीचे, लेकिन मोस्टली आप जो हैं वो खड़े रहते हैं, यानी कि दरमियान में रहते हैं। तो स्टॉक मार्केट में या कमोडिटीज़ की प्राइस कभी ऊपर चढ़ती है, कभी नीचे जाती है, और ज़्यादातर पर लेकिन वो एवरेज या नॉर्मल यानी कि दरमियान में रहती है। सीसीआई ये देखता है, कम्युनिटी चैनल इंडेक्स ये देखता है कि प्राइस नॉर्मल रेंज से ज़्यादा ऊपर चली गई है कि उससे नीचे आई है। अगर सीसीआई की वैल्यू +100 है, जैसे लिखा हुआ है +100 है, इससे ज़्यादा है, तो हम समझते हैं कि इलास्टिक बहुत ऊपर चला गया है और वो जल्द वापस आ जाएगा, जल्द नीचे आ जाएगा। अगर सीसीआई की वैल्यू -100 से कम है तो वो समझते हैं कि इलास्टिक बहुत नीचे है और शायद जल्द ऊपर आ जाए। तो होपफुली ये ज़्यादातर कमोडिटीज़ में यूज़ होती है, लेकिन होपफुली आपको यानी कि सीसीआई की जो वो समझ आ गई होगी कि किस लिए ये यूज़ होती है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स ADX। समझिए कि आप तेज़ हवा में एक पतंग उड़ा रहे हैं। जब तेज़ हवा होती है तो पतंग अच्छी तरह से उड़ती है, लेकिन जब हवा कम होती है तो पतंग उड़ाना मुश्किल होता है। ADX इसी तरह ही काम करता है। ये हमें बताता है कि स्टॉक मार्केट में ट्रेंड यानी कि हवा कितनी स्ट्रॉन्ग है। अगर ADX की वैल्यू हाई है, मतलब 25 से ज़्यादा होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, जैसा कि तेज़ हवा में पतंग। और अगर ADX की वैल्यू लो है, मतलब 25 से कम है, तो ट्रेंड वीक है, जैसा कि हल्की हवा में पतंग। लेकिन याद रखें कि ADX ये नहीं बताता कि ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ। ये सिर्फ बताता है कि ट्रेंड कितना स्ट्रॉन्ग है। इसलिए ADX को अक्सर दूसरे इंडिकेटर के साथ इस्तेमाल किया जाता है जो डायरेक्शन बताते हैं, जैसा कि पॉजिटिव डायरेक्शनल इंडेक्स +DI और नेगेटिव डायरेक्शनल इंडेक्स -DI। तो अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ऑसम ऑसिलेटर्स। सोचिए कि आप एक गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी तेज़ चल रही है, आपको पता लगता है कि भाई गाड़ी तेज़ जा रही है, और अगर गाड़ी स्लो होती है तो आपको फिर भी पता लगता है कि गाड़ी अब स्लो हो गई है, या कभी रुक रुक के चलने लगती है, तो आपको समझ आती है कि गाड़ी की स्पीड, गाड़ी का रुकना, गाड़ी का तेज़, गाड़ी का ऊपर, गाड़ी का नीचे, तो स्पीड आपको समझ आती है। जो ऑसम ऑसिलेटर है ये भी कुछ इसी तरह ही काम करता है, लेकिन ये स्टॉक मार्केट में करता है मोस्टली। ये आपको बताता है कि स्टॉक की प्राइस तेज़ जा रही है या धीरे जा रही है, हल्की जा रही है। ये आपको यानी कि दोनों चीज़ें आपको बता सकता है। ऑसम ऑसिलेटर दो मूविंग एवरेज का डिफरेंस लेता है। थोड़ा ये टेक्निकल हो गया, लेकिन दो मूविंग एवरेज का मतलब ये है कि दो लाइंस हैं, समझ लें, सिंपल जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि दो लाइंस हैं, उनका डिफरेंस निकाल लेता है। जब AO यानी ऑसम ऑसिलेटर पॉजिटिव वैल्यू में होता है तो ऊपर जाता है, ऊपर की तरफ, ये बताता है कि ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है। और जब नेगेटिव वैल्यू में होता है तो इससे पता लगता है कि ये यानी नीचे की तरफ, यानी कि ये बताता है कि ट्रेंड अब काफ़ी कमज़ोर है। अब अगर ऑसम ऑसिलेटर की लाइन ज़ीरो लाइन को क्रॉस करके ऊपर चली जाए तो ये अच्छा सिग्नल होता है, और अगर ये ज़ीरो लाइन को क्रॉस करके नीचे की तरफ आ जाए तो ये बुरा सिग्नल होता है। तो ये होपफुली आपको समझ आ गई होगी अब इसकी। मोमेंटम इंडिकेटर। आपको याद है कि जब आप साइकिल चलाते हैं और पहाड़ की तरफ चढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, और जब आप पहाड़ से नीचे उतरते हैं तो साइकिल खुद ब खुद तेज़ चलने लग जाती है बिना किसी फोर्स के। और यही है मोमेंटम यानी कि रफ्तार। मोमेंटम इंडिकेटर यानी कि MOM स्टॉक मार्केट में यही बताता है कि किसी स्टॉक की रफ्तार कैसी है। पॉजिटिव वैल्यू, जैसे ऊपर लिखा हुआ है पॉजिटिव वैल्यू, अगर MOM की वैल्यू पॉजिटिव है मतलब स्टॉक की साइकिल पहाड़ की तरफ ऊपर जा रही है,
इसका मतलब है स्टॉक की प्राइस बढ़ रही है। और नेगेटिव वैल्यू, अगर एमओएम की वैल्यू नेगेटिव है तो ये बताता है कि स्टॉक की साइकिल पहाड़ से नीचे आ रही है। इसका मतलब है कि स्टॉक की प्राइस गिर रही है। एमओएम बेसिकली वो चेंज बताता है कि जो स्टॉक प्राइस में एक स्पेसिफिक पीरियड में हुआ हो। जैसे आप अगर 10 दिन का एमओएम देखते हैं और वैल्यू को +5 और उसकी वैल्यू +5 है, तो ये मतलब है कि स्टॉक की प्राइस 10 दिनों में +5 पॉइंट बढ़ी है। लेकिन एमओएम ये नहीं बता सकता कि उसको देखकर आपको ये नहीं पता लग सकता कि साइकिल की रफ्तार अब बढ़ेगी या कम होगी। आपको सिर्फ ये पता चलता है कि उसकी रफ्तार कैसी थी। तो ये, और डिसीजन लेने के लिए अगर आपने एमओएम इंडिकेटर इस्तेमाल करना है तो आपको डिसीजन लेने के लिए और दूसरे इंडिकेटर्स के साथ मिला के इसको यूज़ करना है। आपने इसको सिंगल हैंडेड यूज़ नहीं करना। तो ये एमओएम है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट की तरफ। मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, MACD, ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो है सब्जेक्ट है। ये समझना पड़ेगा। तस्वीर आप देख रहे हैं, आप भाग रहे हैं। सोचिए कि आप एक रेस में हिस्सा ले रहे हैं जहां आप और आपका दोस्त दौड़ रहे हैं। आपका एक छोटा भाई जो रेस का रिकॉर्ड रखता है, वो नोट करता रहता है कि आप कब तेज़ दौड़ते हैं और आपका दोस्त कब तेज़ दौड़ता है, या वो स्लो कब दौड़ता है या आप कब स्लो, यानी कि वो रिकॉर्ड रखता है कि आप कब तेज़ दौड़ते हैं या आपका दोस्त कब तेज़ दौड़ता है। MACD बेसिकली 2 लाइंस का कम्बिनेशन है, फास्ट लाइन और स्लो लाइन। ये दोनों लाइंस आपको बताती हैं कि मार्केट की तेज़ी और सुस्ती क्या है। फास्ट लाइन यानी जल्दी की लाइन, ये लाइन बताती है कि स्टॉक का करंट मूवमेंट क्या है। आप इस लाइन को अपने आप को तस्वर करें जो रेस में दौड़ रहा है। स्लो लाइन यानी धीमी लाइन, ये लाइन थोड़ी सी डिले से बताती है कि स्टॉक कैसे मूव कर रहा है। और आप इस लाइन को अपने दोस्त को तस्वर करें जो आपके साथ रेस में हिस्सा ले रहे हैं। अब जब आप फास्ट लाइन में अपने दोस्त स्लो लाइन को क्रॉस कर रहे होते हैं और आगे निकलते हैं, तो इसका मतलब है कि स्टॉक का प्राइस बढ़ने वाला है। लेकिन जब आप पीछे की तरफ हो जाते हैं, मतलब कि फास्ट लाइन स्लो लाइन को नीचे क्रॉस कर रही होती है, तो इसका मतलब है कि स्टॉक की प्राइस गिरने वाली है। ये ज़रा दोबारा सुन लीजिएगा वीडियो में, इसको समझना थोड़ा सा आपके लिए ज़रूरी है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि MACD का एक और हिस्सा भी है जो हिस्टोग्राम कहलाता है। जैसे मैंने ये बनाया हुआ है थोड़ा सा हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या होता है कि ये बार्स की फॉर्म में होता है और ये आपको बताता है कि फास्ट लाइन और स्लो लाइन के बीच में कितना फासला है। अगर हिस्टोग्राम पॉजिटिव है ऊपर की तरफ तो फास्ट लाइन अपर है, अगर नेगेटिव है नीचे की तरफ फास्ट लाइन नीचे है। इस गेम में जब भी लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, यानी कि जब एक सिग्नल होता है कि शायद आपको रेस में स्ट्रेटजी चेंज करनी चाहिए, लेकिन याद रखें ये आपको सिर्फ एक हिंट है, एक हिंट देता है। पूरा डिसीजन आप इस पे नहीं कर सकते, इसको फिर बहुत सारे दूसरे फैक्टर के साथ मिल के देखना पड़ेगा। होपफुली ये समझ आ गई होगी, काफ़ी डिफ़िकल्ट था ये। तो अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। स्टैटिस्टिक RSI। सोचिए कि आप एक स्विमिंग पूल में हैं और पूल के एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हैं। अब आपका छोटा भाई पूल के किनारे पर बैठा है। वो आपको देखकर अंदाज़ा लगा रहा है कि आप पानी के ऊपर हैं, पानी के दरमियान में हैं, पानी के नीचे हैं। स्टैटिस्टिक RSI भी यही कर रहा है स्टॉक की प्राइस के लिए। मसलन अगर वैल्यू 0 से 20 तक है, अगर स्टॉक RSI की वैल्यू 20 के नीचे है तो ये बताता है कि स्टॉक पानी के नीचे है, यानी कि वो ओवरसोल्ड हुआ है और ऐसे वक्त पर स्टॉक की प्राइस को बढ़ने का चांस हो सकता है।
अच्छा, अगर वैल्यू 80 से 100 के दरमियान है तो 80 से 100 की वैल्यू की जो से ऊपर, अगर वैल्यू 80 से ऊपर है तो ये कह रहा है कि स्टॉक पानी के ऊपर है, यानी कि वो ओवर बाउट है, ज़्यादा ख़रीदा हुआ है। यहाँ पर स्टॉक की प्राइस गिरने का चांस हो सकता है। वैल्यू 20 से 80 तक, ये रेंज बता रही है कि स्टॉक पानी के बीच में है, यानी कि नॉर्मल हालात में है। तो ये यानी कि इसकी वैल्यूज़ का मतलब ये है। अब एक ट्विस्ट है, नॉर्मल आरएसआई भी ऐसे ही होता है, जो पहले हमने पढ़ी है शायद आरएसआई, लेकिन स्टैटिस्टिक आरएसआई के ऊपर कैलकुलेट करता है। मतलब कि ये आरएसआई को आरएसआई की तरह ही देखता है, इसलिए स्टैटिस्टिक आरएसआई इसे कहा जाता है, और ये ज़्यादा सेंसिटिव होता है और जल्दी जल्दी ये सिग्नल जो है वो देता है। लेकिन जैसे कि हर गेम में होता है कि कभी कभी सिग्नल्स गलत भी हो सकते हैं, इसलिए डिसीजन लेने से पहले फैक्टर्स को देखना बहुत ज़रूरी है। और हमेशा याद रखें कि स्टॉक मार्केट में कोई भी इंडिकेटर 100% सही नहीं होता। तो होपफुली ये समझ आ गई। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। विलियम परसेंटेज आर या परसेंटेज आर। सोचिए कि आप एक रोलर कोस्टर पर बैठे हैं, आप ऊपर पहुंचते हैं, फिर आप नीचे आते हैं, फिर आप ऊपर जाते हैं, यानी ऊपर नीचे का जो सिलसिला है ना वो चलता रहता है। परसेंटेज आर वो टूल है जो आपको बताता है कि आप रोलर कोस्टर के किनारे, यानी टॉप या बॉटम, कोई भी किनारा, कि कितने करीब है। वैल्यू -20 से 0 तक। अगर परसेंटेज आर की वैल्यू -20 से ऊपर है, करीब 0 है, तो इसका मतलब है कि आप रोलर कोस्टर के सबसे ऊपर वाले हिस्से में हैं। स्टॉक जो है वो ओवर बाउट हुआ है, यानी कि शायद कि वो जल्द ही नीचे आ जाए। वैल्यू -100 से -80 तक। अगर वैल्यू -80 के करीब है या उसके नीचे है टूवर्ड्स टू -100, तो इसका मतलब है कि आप रोलर कोस्टर के सबसे नीचे वाले हिस्से में हैं। स्टॉक ओवरसोल्ड है, यानी कि शायद कि वो जल्द ऊपर जाने वाला है। उसके बाद है वैल्यू -80 से -20 तक। ये कहता है कि आप रोलर कोस्टर को बीच में, कि रोलर कोस्टर के बीच में है, यानी कि स्टॉक ना तो ओवरबॉट है ना ओवरसोल्ड है, तो एक नॉर्मल रेंज में है, आप दरमियान में है। यानी कि एक इम्पॉर्टेंट बात मैं इसमें बताता जाऊं कि जब हम परसेंटेज आर की वैल्यूज़ की बात करते हैं तो वो हमेशा माइनस नेगेटिव में ही होती हैं, इसलिए हम -20 या -80 जैसे नंबर्स का जिक्र किया जाता है, यानी कि वो नेगेटिव में होंगी। लेकिन जैसे मैं हर बार बताता हूँ आपको कि विलियम्स परसेंटेज आर जो है वो सिर्फ एक टूल है, इसका मतलब यही है कि ये हमेशा सही नहीं होता, सही नहीं हो सकता। इसलिए जब भी आप डिसीजन लें तो और जो इंडिकेटर्स बताए हैं उनको भी आपने देखना है। बियर पावर्स। सोचिए कि आप एक क्रिकेट मैच देख रहे हैं जहां दो टीम्स हैं, बैट्समैन जो कि रन्स बनाते हैं और बॉलर्स जो विकेट लेते हैं। अब जब बॉलर्स अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो और विकेट्स ले रहे होते हैं, तो हम कहते हैं कि बॉलर्स के पास पावर या ताकत है। बियर पावर्स बिल्कुल यही कंसेप्ट है, लेकिन स्टॉक मार्केट के लिए। यानी ये इंडिकेटर बताता है कि सेलर्स जो स्टॉक बेचते हैं कितनी ताकत में है। पॉजिटिव वैल्यू, अगर इसमें दो वैल्यूज़ होती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव वैल्यू, अगर बियर्स पावर की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि बॉलर्स यानी कि सेलर्स स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ये भी इशारा हो सकता है कि बैट्समैन बायर्स वापस स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। नेगेटिव वैल्यू, अगर वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब ये है कि बैट्समैन यानी कि बायर्स कंट्रोल में है। लेकिन अगर ये वैल्यू बढ़ती जाए, यानी कि नेगेटिव से नेगेटिव होती जाए, तो ये इशारा हो सकता है कि बॉलर्स यानी कि सेलर्स वापस कंट्रोल में आने वाले हैं।
बियर्स पावर का इस्तेमाल करके आप जो ट्रेडर्स हैं ये देखते हैं कि कौन सी टीम्स, बायर्स या सेलर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन ये इंडिकेटर अक्सर किसी दूसरे इंडिकेटर के साथ मिला के आप इस्तेमाल करना चाहिए आपको, जैसे कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज EMA, इसके साथ ज़्यादा यूज़ होता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट और आखिरी की तरफ, अल्टीमेट ऑसिलेटर UO। सोचिए कि आप स्कूल रेस के कंपटीशन में हैं जहां 3 अलग अलग डिस्टेंस पर रेस हो रही है, 100 मीटर, 200 मीटर एंड 400 मीटर। हर रेस में विनर होते हैं, लेकिन एक ग्रैंड प्राइज़ होता है उस स्टूडेंट के लिए जो हर रेस में या तीनों रेस में ओवरऑल बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाता है। अल्टीमेट ऑसिलेटर्स भी यही करता है, लेकिन ये स्टॉक या क्रिप्टो या फॉरेक्स के लिए होता है। ये 3 अलग अलग टाइम पीरियड्स की एवरेज लेता है जैसा कि तीनों रेसेस, और फिर एक ओवरऑल स्कोर देता है। सबसे पहले जो है वैल्यू 70 से ऊपर। अगर UO की वैल्यू 70 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि स्टॉक रेस में बहुत आगे निकल गया है, यानी कि ओवर बॉट हो गया, ओवर ज़्यादा ख़रीदा गया है। शायद वो जल्द थक जाएगा और वापस आएगा। वैल्यू 30 से नीचे, अगर 30 से वैल्यू नीचे है तो ये कह रहा है कि स्टॉक रेस में पीछे है, यानी ओवर सोल्ड है, लेकिन शायद वो रिकवर कर जाए और वापस आ जाए। वैल्यू 30 से 70 के बीच में, ये रेंज बता रही है कि स्टॉक रेस में के बीच में है और नॉर्मल है, ना बुरे हालात में, ना अच्छे, ना ओवर बॉट है, ना सोल्ड। एक ख़ास बात जो अल्टीमेट ऑसिलेटर की है वो मैं बताता जाऊं कि ये 3 टाइम फ्रेम को कंसीडर करता है, इसलिए इसे अल्टीमेट कहते हैं। लेकिन हर गेम के या रेस में कभी कभी सरप्राइजेस भी होते हैं। इस तरह कोई भी स्टॉक मार्केट टूल 100% एक्यूरेट नहीं होता। डिसीजन लेने से पहले आपको और इंडिकेटर्स या इंफॉर्मेशन भी लेनी चाहिए। ये आखिरी इंडिकेटर था, लेकिन अगर आप किसी और इंडिकेटर के बारे में जानना चाहते हैं तो ज़रूर लिखें। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, कम्युनिटी को ज्वाइन करें, वहाँ पे डिस्कस करें। हम एक कम्युनिटी बनाएं। AI का आगे यानी कि काफ़ी आगे काम आएगा, आगे वीडियोस आएंगी, तो ये इसको समझ के चलेंगे तो इंशाल्लाह आप विन विन पोजीशन में ज़रूर रहेंगे। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।